कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाए, है ना। जीवन में क्या लगता है, पहले कुछ मिलेगा तब खुश रहोगे या फिर खुश रहोगे तब कुछ मिलेगा? जैसे अभी तो दिमाग में होगा ना, आईएएस बन जाएंगे तो खुश रहेंगे, या फिर ये चीज मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, सोचते हैं ना हम लोग जो है। तो उसका उल्टा करना है। आपको हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत डालनी है। अच्छी चीजें आदत डालनी पड़ती है। अच्छी चीजें क्या होती है आपकी जो है, आदत डालनी पड़ती है। तो हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाए, ये सीखना पड़ेगा आपको। ये क्या करना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज पैदाइशी नहीं मिली होगी, है ना। और नहीं, अभी तक जो परवरिश हुई है उसमें आपने बहुत अच्छे से सीखा भी नहीं होगा। लेकिन ये धीरे धीरे करके आदत डालोगे तो सीख जाओगे कि हर परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है। परिस्थितियां कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती है ना। यहाँ से निकले, गाड़ी ठुक गई, तो परिस्थिति वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन, एक आध आपकी कोई गलती नहीं होगी तो भी एक आध सरफिरा कोई आएगा, अपने धुन में चला जा रहा होगा, गलती आपकी नहीं होगी लेकिन आपकी ठोक के चला जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। तो फिर वहां पे एक ही ऑप्शन है, फिर दुखी होके बैठो या उसके साथ गाली गलौज करो। तो वैसे में आप खुश नहीं रह सकते। तो सबसे पहले तो आप लोग को खुश होना सीखना है कि हमेशा कोशिश करो कि खुश कैसे रहा जाए। खुश रहोगे तो पढ़ाई अच्छे से होगी, और पढ़ाई अच्छे से होगी तो फिर सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन बच्चों लोग की हमारी भी प्रॉब्लम, हर इंसान की ही प्रॉब्लम है। हम भी तुम्हारे टाइप के थे तो चीजें उतनी फेवरेबल नहीं थी। तो कभी पढ़ने का कोई कैसी, हर रोज ऐसा कुछ हो जाता था कि पढ़ने का मन फिर खत्म हो जाता था, राइट। तो क्योंकि हमारे हाथ में परिस्थितियां नहीं है। तो परिस्थितियों को हम, कुछ चीजें होती है कि परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, तो वहां परिस्थितियां चेंज कर लो। और यदि चेंज नहीं कर सकते तो आपके पास दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है फिर, कि अपने आप को चेंज कर लो। तो सबसे पहले तो आपको हर परिस्थिति में खुश होना सीखना पड़ेगा, राइट। तो कैसे खुश रहोगे? आपको दो गाली दे कोई, तो खुश रह पाओगे? है ना। पहली बार दे चलो इग्नोर भी कर लोगे, दोबारा दे तो उसके बाद तो मुश्किल है ना। एक बार तो चलो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके बर्दाश्त भी कर लोगे यदि अपने क्षमता है तो गाली के बदले गाली देना आसान है। हम लोग हमेशा आसान काम करना पसंद करते हैं। किसी ने गाली दिया, दो चार गाली आप भी दे दो। किसी ने एक थप्पड़ मारा, दो चार थप्पड़ मार दो। बहुत आसान है ना। गांधी जी ऐसी अहिंसा के पुजारी, या अहिंसा इतनी आसान नहीं होती है कि यदि आप कोई थप्पड़ मारे और उसको बर्दाश्त करके फिर आप उसके प्रति कोई रिएक्शन न दो, उससे फिर से प्यार से बात करो। उसके लिए अंदर से क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। और वो हर किसी के पास, उसको सीखना पड़ता है। तो गाली देने से ठीक है, आपने थोड़ा सा इग्नोर किया तो उससे क्या होगा कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और हमने तुरंत गाली दिया तो उसका जो उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो कुछ चीजें सीखनी पड़ती है आपको, धीरे धीरे सीखेंगे तो जाके होगा। तो यहाँ पर एक तो होता है कि सीखा कैसे जाए, तो उसके लिए कुछ चीजें जैसे न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा आपको। जैसे सभी लोग भगवान को मानते होंगे, सभी लोग भगवान को मानते होंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना, सभी लोग मानते हैं भगवान एक ही है। वो इंसानों ने अलग अलग धर्म बना रखे हैं, और वो धर्म जो है लड़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं करवाया। जब से धर्म आया तब से जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण, एक कारण धर्म ही रहा है। और आने वाली जो ये वाली जो सभ्यता है हमारी, यदि खत्म होगी तो सिर्फ किसके कारण से होगी? धर्म की लड़ाई के कारण से ही होगी। ये भी फिक्स्ड है, सिर्फ धर्म की लड़ाई के कारण से ही, धर्म के कारण से ही होगी, राइट। तो पढ़े लिखे होने के नाते घर में अभी सिखाया गया, जिस धर्म में भी पैदा हुए हो वो सिखाया गया। आपने लेके धर्म कोई पैदा नहीं हुआ है। जब पैदा होते सब हम लोग एक ही इंसान होते हैं, दुनिया में सब
समान रूप से ही पैदा होते हैं। बस वो जबरदस्ती फाद में हिंदू में पैदा हो गए तो हिंदू सिखाया जाएगा, मुस्लिम में पैदा हो गए तो जैन में पैदा हो गए तो जैन धर्म सिखाया जाएगा। हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। कोई भी धर्म खराब नहीं है, है ना। पहले बात तो दिमाग में डाल, कोई भी धर्म खराब नहीं, कुछ बातें। और धर्म में जो जिन्होंने भी, जो पैगंबर है या जो भी हमारे कृष्ण राम अवतार जो भी है, उन्होंने अच्छी बातें ही बोल के गए। ये तो बाकी लोगों ने उसकी जो व्याख्या की समय के साथ, वो उसमें अपने हिसाब से अपने फायदे के अनुसार अपने हितों को देखते हुए बोल करके गए, है ना। किसी भी कोई भी जो किताब है, धार्मिक किताब हो, है ना, चाहे वेद उपनिषद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, या अदर, है ना, बौद्ध धर्म की हो, चाहे जैन धर्म की कोई बुक्स हो, तो हमेशा क्या होता है कि जो भी जब उन्होंने लिखा होगा तो समय के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से लिखा होगा। और समय के साथ बहुत सारी चीजें क्या हुई है, चेंज भी हुई है। तो जो चीज पहले कुछ रिलेवेंट थी आज भी रिलेवेंट होंगी, है ना। जैसे सत्य है, सत्य हमेशा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी सत्य का मूल्य हमेशा बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ईमानदारी है, अहिंसा है, ये मूल्य हमेशा बने रहेंगे। कोई भी धर्म यदि हमें हिंसा सिखाता है तो आज की डेट में अपना दिमाग लगाओ, किताबों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, वो उसमें भी जो लिखा है उस पर पहले अपना दिमाग लगा के सोचो कि वास्तव में जो लिखा है सही है या गलत है। आज मैंने एक स्टेटस में डाला हुआ है कि कोई भी धर्म हो या विचारधारा हो, पूरी तरह विश्वास और आस्था पर आधारित है तो आपकी बुद्धि को क्या कर देती है, खत्म कर देती है ना। ये आपका ऐसे भी आ सकता है इन फ्यूचर यूपीएससी में, क्योंकि आज की डेट में वही हो रहा है कि 90, देखो हमेशा ध्यान रखिए कि हर समाज में, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका यूएसए हो, चाहे थोड़ा बहुत रेशियो आगे पीछे हो सकता है, 90% लोग पूरी तरह से आंख बंद करके फॉलोवर्स है, अपना दिमाग नहीं लगाते। कौवा कान ले गए तो उसके पीछे भाग जाएंगे, चेक नहीं करेंगे। सिर्फ 10% है जो बुद्धि सबके पास है, बुद्धि भगवान ने थोड़ा बहुत कम ज्यादा सबको दिया हुआ है, लेकिन यूज कुछ ही लोग करते हैं, है ना। जैसे दारू पीने वाला जानता है, चाहे वो अनपढ़ गवार हो चाहे पढ़ा लिखा हो, यदि ज्यादा दारू पिएगा तो शरीर को नुकसान। इतनी बुद्धि सबको दिया भगवान ने, लेकिन उस बुद्धि को यूज करके अपने मन पे कंट्रोल करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मन तो करता है कि मन बहुत सारी चीजें करने को करता है, कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ आपकी बुरी चीजें भी होती है। तो उस समय के साथ परवरिश में पता रहता है कि आपका बुद्धि ज्यादा हावी होगा या मन ज्यादा हावी होगा। मन पे कंट्रोल करना सीखना पड़ता है हमें, मन पे भी कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। तो बुद्धि का यूज करना है कि जो भी कहा जा रहा है, जो भी चीजें है वह सही है या गलत है। और फिर से बुद्धि से ही काम नहीं चलता है, बुद्धि भी कई जगह पे गलत हो जाती है। इसलिए एक फिलोसोफर है जर्मनी के, कांट, इमैनुअल कांट है आपका जो है, ये कहते हैं कि सत्य या सच्चा ज्ञान, है ना, सत्य हो या सही ज्ञान हो, इसमें सिर्फ बुद्धि का यूज करके ही आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बुद्धि को सिर्फ बुद्धि किससे के हिसाब से तर्क वितर्क करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ चीजें सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है। तो उसको खुद से एक्सपीरियंस करो, खुद से उसका प्रयोग करो, उसका एक्सपीरियंस करो। या किसी ने एक्सपीरियंस किया है तब मानो। हर चीज का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा ना, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा H2+O2 को मिलने से क्या बनता है, ये फैक्ट्स हो गया। कई लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हाँ बनता ही बनता है, पानी ही बनेगा, एक पर्टिकुलर कंडीशंस होगी तो पानी ही बनेगा H2+O2 मिलाने से। अब उसको हम सोचे कि हाँ प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ऐसी कोई चीजें है, तो कुछ चीजें नहीं है तो उसको खुद एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो, या किसी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया है, तब फिर वो जाकर के सच्चा ज्ञान जो है, सत्य या सही ज्ञान की खोज कांड के अनुसार क्या होता है, बुद्धि प्लस प्रयोग, जिसको उसने एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस कहा हुआ है। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे एज से नहीं है, अनुभव से। मतलब जैसे मेरे पापा की उम्र 75 साल है, उम्र के मामले में मेरे से ज्यादा अनुभवी है, लेकिन मैं जानता हूं कई सारी चीजें उनकी वही पुराने डर्रे से चल रही है, जो कि आज की डेट में प्रैक्टिकल रिलेवेंट नहीं है। तो
वो कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं, उन्होंने जो भी बताया गया, किताबों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है, वही चीज सुनते गए और उसके हिसाब से चलते गए। कई सारी चीजें उनकी आज भी, तो ये नहीं कर सकते कि उनका अनुभव है तो सही होगा, नहीं कर सकते, उसको खुद से क्या करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि मेरे से कोई छोटा बच्चा कुछ चीजों के बारे में, जैसे अब मुझे कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती है, 14 साल के मेरे बेटे को आती है, तो कोडिंग डिकोडिंग के मामले में एक्सपीरियंस उसके पास मेरे से ज्यादा है। तो एक्सपीरियंस का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्सपीरियंस का लेना देना किससे होता है, क्या आप उस परिस्थिति में आप पढ़े या नहीं पढ़े, उस परिस्थिति को सामना किए या नहीं किए, एक्सपीरियंस का उससे मतलब होता है। उसको आप जानने की कोशिश किया, उस सिचुएशन में आप कभी पढ़े या नहीं पढ़े, फेस किया नहीं पढ़े, उस पर आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी चीजें उम्र बीत जाती है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, सीधी सी बात है कि नहीं। तो एक्सपीरियंस का उम्र से मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट से मतलब है। यदि कोई चीज, जैसे मैंने कहा ना, कोडिंग डिकोडिंग मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे यदि मैं चाहूं तो सीखना चाहूं तो सीखने की कोशिश कर सकता हूं, तो एक्सपेरिमेंट करूंगा तब जाकर के बोलूंगा कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग ऐसी होती है, राइट। तो कहने का मतलब यह कि बुद्धि प्लस एक्सपीरियंस, जो भी चीज बताई जाती है उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, जैसे मैं भी जो भी चीज बताता हूं तो थोड़ा सा उसको मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करता हूं, लगता है कि मुझे फायदा कर रहा है, तब जाकर के किसी को बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जैसे खुश रहने के लिए मैंने कहा कि खुश रहने के लिए पहला तो है कि परिस्थितियों को हम चेंज, या तो चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, तुम्हारे हाथ में है, तो नहीं कर सकते तो फिर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ही क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। उसको लेकर के बैठेंगे तो दिमाग तो खराब होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो तुम लोग आज के लिए इतना ही काफी है कि डायरी लिखना स्टार्ट करो, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, है ना। डायरी लिखने का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, पहले तो ये डायरी में चाहते हो तो बाद में लिखना कि मैं हमेशा खुश हूं, पहले तो। क्योंकि हर चीज हमारी जो शुरुआत होती है कहां से होती है, सोच से होती है। खुश रहूंगा मत सोचो। जैसे पिछले 5-7 सालों की यदि मैं बात करूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मेरे लाइफ में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है भगवान के दया से, पिछले 5 सालों से। क्योंकि मैं हमेशा, मेरे दिमाग में क्या चलते रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं तुरंत मेरे दिमाग में आ जाता है ऑल इज वेल। गाड़ी ठुक गई तो भी मैं अपने आप को ठंडा रखता हूँ, बोलता हूँ ऑल इज वेल। सामने वाले का चेहरा देखता हूँ, उसको मुस्कुरा के एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने वाला लग रहा है कि मुझ पे चढ़ने को तैयार बैठा है, तो उससे सीधा बोलता हूँ भाई ठीक है, मेरी ही गलती थी, तू जा, मेरी गलती हो चाहे न हो। इससे क्या फायदा होता है, 2-3 हजार खर्च होते हैं मेरे, जो भी ज्यादा ठूक गए तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1-2 हजार मेरे जेब से लगेंगे, लेकिन मेरी एनर्जी बच गई। उससे लड़ता आधा घंटा वहां पे एनर्जी वेस्ट करता, दोनों की तू मैं होती, उसके बाद भी वो मानता नहीं, मुझे पता है मेरी गलती। तो 3 हजार मैं कमा सकता हूं, लेकिन मन की स्थिति खराब हो गई तो फिर उसको जाके घर में किसी अपने बच्चे पे गुस्सा निकालूंगा, या मैम कुछ बोलेगी तो इधर का गुस्सा कहाँ निकलेगा, कहीं और निकलेगा। तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो मैंने कहा, इसलिए एक फॉर्मूला और सीखा है मैंने कि जब भी कुछ होता है उसको सीधा सोच लो कि इसमें कुछ परमात्मा, यदि भगवान को आप लोग मानते हैं तो सिर्फ इतना सोच लो कि इसमें कुछ परमात्मा की मर्जी होगी। अच्छा हो तो धन्यवाद दो, बुरा हो तो भी बोलो कि धन्यवाद, इसमें भी कुछ अच्छा भविष्य में हो सकता है। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ आपका, है ना, उसमें एक आया था कि किसी की फ्लाइट मिस हो गई। ऐसे तो टाइटेनिक वाला भी केस है, लेकिन ये रिसेंटली अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक लेडी ने डाला था कि जाम लगा हुआ था, तो जाम लगने के कारण से उसकी फ्लाइट क्या हो गई, मिस हो गई। तो उसके लिए तो जो फ्लाइट मिस होना क्या हो, उस समय तो उसको गुस्सा आया होगा, है ना, बहुत गुस्सा आता है। एक बार मेरी फ्लाइट मिस हुई थी, ठीक है, और एयर इंडिया वाले, हालांकि मैं आधा घंटे से बस 5 मिनट 2 मिनट लेट पहुंचा था, तो उन्होंने बंद कर दिया था, माने नहीं, एयर इंडिया वाले थे। तो बहुत गुस्सा आती है, सुबह सुबह 4 बजे का टाइम, ठीक है, और आना जरूरी था, तो फिर दूसरी तुरंत फ्लाइट कराया तो पैसा ज्यादा देना पड़ता है, तो गुस्सा तो आता ही है, पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, उसको भी आया होगा। लेकिन जैसे जब उसने प्लेन क्रैश का सुना होगा तो उसमें फिर सोचा होगा कि
अच्छा हुआ छुड़ गई करके। तो पहले ही सोच लो भाई कि जो बुरा हो रहा है वो उसमें भी कुछ ना कुछ। इसलिए अमिताभ बच्चन के बापू की लाइन है, हरिवंश राय बच्चन की, कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि यदि अपने खुद के मन का नहीं हो रहा है, मतलब जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली 2 4 10 दिन तो लग रहा था दुनिया उजड़ गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा अब। ठीक है, लेकिन अब लगता है कि मैं जिस फील्ड में हूं खुश हूं, क्योंकि मुझे लाइफ में फ्रीडम से बड़ा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मुझे फ्री रहना पसंद है, क्योंकि बचपन से 6वीं क्लास से घर से बाहर रहा हूं, तो कोई मेरे ऊपर बंदिश रही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, खुद से डिसीजन लिया हुआ है ना। आज तक कौन सा स्कूल में पढ़ना है, कौन से कॉलेज में जाना है, आईएएस की तैयारी करनी है, इवन शादी भी करने का डिसीजन मैंने घर में बताया कि इससे शादी करनी है। ये नहीं बताया कि पूछ नहीं रहा था, मतलब बता रहा हूँ इससे शादी करनी है, जाके देख लो घर उनका। ठीक है, लंबी है मैडम, मेरे से लंबी है, जानते ही हो। तो कई लोग का पहला ऑब्जेक्शन इसी में था कि तुमसे लंबी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेंदुलकर की वाइफ भी लंबी है। मैंने वो डायलॉग दिया उनको जो है। ठीक है, बस उसको प्रॉब्लम ना हो ये पूछ लो करके। मैं देखने भी नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मेरे था कि मैं लड़कियों को देखने शादी के नाम से नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहले यदि लग रहा फोटो फोटो ठीक लगी तो या तो यस बोलूंगा या नो बोलूंगा, लेकिन देखने तभी जाऊंगा जब, या देखने जाऊंगा तो फिर वो कैसी भी हो यस बोल के आऊंगा। ये मेरे अपने एक उसूल बना रखा था। तो मैंने वैसे हर चीज में मैंने गैम्बल ही खेला है, तो शादी में मैंने गैम्बल के रूप में शादी की है ना। 5 तारीख को सोचा शादी करना है, 5 मार्च को, 30 मार्च को देखने गया, 8 अप्रैल को सगाई किया और 24 मई को शादी किया। तो वो भी मैंने गैम्बल के रूप में ही किया। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैडम को रिग्रेट रहता है कि ठीक है, तो मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लाइफ में मैं रिग्रेट रखता नहीं हूँ, कि मेरा डिसीजन है, मेरी चॉइस है। तो यदि मैं रिग्रेट करूंगा तो अपने ही डिसीजन अपने ही चॉइस पर क्वेश्चन मार्क होगा, है कि नहीं। तो खुश रहने के लिए इसलिए जो है उसको क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो कभी भी मैंने कहा ना, पढ़ाई और पढ़ाई से तो ये खुश हूं लिखना सीखो, और जो भी अच्छा जो भी चाहते हो लाइफ में उसको लिखना सीखो। ये डायरी मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मैं भी लिखता हूँ, और ये मेरी पुरानी डायरी है। ठीक है, इसमें लगभग जो चीज लिखा है देर सवेर वो चीज मेरे लाइफ में हुई है। इसमें मैंने दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें लिखी है, पिन करके भी रखा, कोई पढ़े मत करके। ठीक है, तो इसमें जो भी लिखा है मैंने, कि तुरंत भले ना मिला हो लेकिन देर सवेर वो चीजें लाइफ में मुझे मिली है। बस लिखते समय ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा भाव के साथ लिखना है, विश्वास के साथ लिखना है ना। अभी अंदर विश्वास नहीं है और लिख रहे हो तो फिर वो फायदा नहीं करेगा। तो अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब मैं बिना लिखे ही अपने चीजों को क्या कर लेता हूँ, उस फोकस पॉइंट पे आ गया हूँ कि कंसंट्रेट हो जाता है दिमाग। तो लिखने से क्या होता है कि आपका फोकस पूरा लगा रहता है, और लेकिन लिखते समय भी दिमाग कहीं और है, कुछ लिख कुछ और है, सोच कुछ और है, तो वो भी फिर फायदा नहीं करेगा। क्योंकि हर चीज यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी काम करती है यहाँ पे, पूरा एनर्जी का सर्कुलेशन काम करता है। कि जो यूनिवर्स में आप एनर्जी भेजे हो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के फिर से आपको इफेक्ट करती है। यदि आपने गाली दी एनवायरमेंट में, किसी को भी दी, तो वो घूम फिर के कहां से आपके पास फिर से आएगी आपको पता नहीं चलेगा। आरी बस समझ, जैसे शब्दों को भी जब किसी, अधिकांश लोगों की आदत होती है बात बात में गाली निकालना। 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। 90% लोग, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो हर बात में 2 4 ना गाली निकालते रहेंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं अपने आप को इधर उधर से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। वो गाली फिर से कहीं ना कहीं उसी के पास आएगी, कहां से आएगी किधर से आएगी नहीं पता है। तो कभी भी हमें बोलना बोलना तो बात की बात है, सोचना प्योरिटी के साथ रखो। क्योंकि हम बोलते तो बाद में, सोचते पहले, कभी कभी बिना सोचे भी बोल देते हैं। ठीक है, गुस्से उससे वो बात अलग है, लेकिन हमारी विचार या सोच पहले आती है। क्या पहले आती है? सोच या विचार हमारे पहले उत्पन्न होते हैं, बोल उसके बाद आते। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, हम बोलते बाहर कुछ है, अंदर दिमाग कुछ और चलते रहता है। तो फिर ये भी गलत, कॉन्ट्रडिक्शंस जो होता है वो भी गलत है। जैसे कोई मेहमान आ गया आपके घर में, तो अंदर से फील कर रहे हो कि कब जाए, और बाहर से ऑफर कर रहे हो खाना खा के जाओ, चाय पी के जाओ, है ना। ऐसा भी होता है, डिपेंड करता है मेहमान कौन है है ना। अच्छा है तो, पसंद वाला है तो फिर उसके लिए पूरा दिल से ही खाना भी निकलेगा और दिल से
विचार से भी अच्छा ही निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो नहीं चाहते कि घर में आए, लेकिन आ गए और खाने के टाइम पे आ गए, तो न चाहते हुए ऑफर देना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आपने तो बस ऐसे ही बोला था, और तो अंदर और बाहर या तो दोनों में से एक को चेंज करो। यदि आप उसको ऑफर दे रहे हो तो फिर दिल से ऑफर दो, या फिर सीधा बोलो कि आज किसी कारण से साथ में डिनर नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट फिर से हम एक डिनर क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो थॉट और बोल दोनों को क्या रखना है, कोहेरेंस में रखना है, सुसंगत रखना है। और इससे क्या होगा, आप गिल्ट फील नहीं करेंगे। या जबरदस्ती खाने बैठ गए तो फिर अंदर ही अंदर जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी वो नेगेटिव, उसके लिए भी नुकसानदायक है, और तुम्हारे खुद के लिए भी क्या हो गया। तो इसलिए बोल और थॉट दोनों में क्या होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। सोच में प्योरिटी रखो, बोल अपने आप प्योरिटी में आ जाएंगे। और दोनों को ध्यान रखना है कि सोच कभी कभी गलत है, बोल कुछ और रहो मीठा मीठा, उसको भी चेंज करके किसी एक में लाना है। तो मना करना, डायरेक्टली मना कर दो। यस बोलना है तो दिल और दिमाग दोनों से क्या बोलो, यस बोलो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आज का तो इतना ही है कि डायरी लिखना स्टार्ट करो। डायरी में जो भी चाहते हो लाइफ में, है ना, तो पहले तो जो चाहते हो आइस बनना हो तो है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें बेसिक है। सबसे पहले वो होना जरूरी है। मैंने कहा स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। तो मैं जब लिखता था इसमें पूरा लिखा हुआ, सबसे पहला स्टार्टिंग मेरे वही से होती है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। ठीक है, मेरा दिल दिमाग शरीर पूरा क्या है आपका, स्वस्थ है। ईच एंड एवरी सेल्स, ईच एंड एवरी डीएनए, जीन्स ऑफ माई बॉडी इज, सबसे स्मॉल पार्ट्स क्या है, डीएनए, जीन्स है हमारे जो। तो वो पूरा थॉट्स पहले मैं क्रिएट करता हूँ। सुबह उठ करके सबसे पहला थॉट मेरा क्या होता है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ईच एंड एवरी पार्ट्स, ईच एंड एवरी सेल्स, ईच एंड एवरी डीएनए, जीन्स ऑफ माई बॉडी इज परफेक्ट। और भगवान की दया से आज तक मुझे कोई बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना में मरते मरते बचा, कोरोना में। और शायद मेरी विल पावर ही थी जो मुझे बचाई, क्योंकि डॉक्टर लोग का जो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि मुझे कोमा में डालने वाले थे, और घर वाले पूजा पाठ, ससुराल वाले पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए थे, बाद में पता चला, तो इसका मतलब सीरियस रहा हूंगा। लेकिन मैं 5 दिन में रिकवर हो गया। जब 5 दिन के बाद डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर से कहा, तो वो भी मुझे आश्चर्य से देखने लगा कि इस क्रिटिकल कंडीशन में अभी तक जितने कोरोना मरीज आए हुए, या तो एक एक दो दो महीने तक कोमा में रहे हैं, या फिर सीधा निपट लिए। लेकिन मेरा विल पावर था कि मैंने कोमा से, जब तक मैं होश में हूं तब तक कोमा में लगे कि मैं अपना होश खो चुका हूं, तब भले कोमा में डाल, उसको जो करना है कर लेना, लेकिन जब तक होश में हूं तब तक मैं बाहर ही रहूंगा। और 5 दिन मैंने फिर वही, उस समय थोड़ा बहुत मेडिटेशन और पॉजिटिव चीजें सीखी थी मैंने, क्योंकि मैंने पहली बार कोरोना जब आया तभी इन चीजों के बारे में पढ़ना समझना स्टार्ट किया था। उसके पहले सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यूपीएससी की किताबें ही पढ़ता था। तो पहली बार जब कोरोना में लॉकडाउन लगा, तो सेकंड जो लहर आई थी, इसमें ऑक्सीजन वगैरह की कमी थी, उस समय मेरे को कोरोना हुआ था। तो 2-3 महीने 4 महीने मैंने 2-3 महीने जो ठीक ठाक वीडियोस वगैरह देख करके, फिर चूंकि होता क्या कि मैं किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा पंडित बोले, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना बोले, जब तक मुझे लगे कि उसको मैं खुद से फील नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक उस पर विश्वास नहीं करता। तो पहली बार मेरा इंटरेस्ट आया इधर, इन चीजों में, अध्यात्म की ओर, कि जो इन लोग बोल रहे हैं उसमें कितना क्या सही होता है। और पहली बार किसी की बात मुझे अपील की तो बीके शिवानी है ना, ब्रह्म कुमारी वाली है। तो पहली बार लगा कि ये साइंटिफिकली बात कर रही है। तो ये जितने भी पंडित वंडित है, इन लोग पे तो मैं कभी जीवन में विश्वास, पूजा में बैठ जाता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है यार ठीक है, पूजा पे बैठ जाता हूँ, घर वालों की मजबूरी से बैठ जाता हूँ, लेकिन अंदर से कभी विश्वास नहीं आया। मंदिर जाता हूँ, अंदर से कभी विश्वास नहीं आया। हालांकि उसके पीछे भी साइंस है, वो डिस्कस करूंगा कभी। तो पहली बार जब बीके शिवानी को सुना, और खुद ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी और टॉपर थी अपने इस समय की जो है, अब इसकी बातों को सुना तो उसमें मुझे फिर कुछ चीजें निकल करके सामने आई। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने उसके जितने वीडियो थे 2-4-5 महीने में सब देख डाले मैंने। और उसके बाद फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि हाँ, ये जो कह रही वो चीजें कहीं ना कहीं जो है, फिर अपने लाइफ को मैंने पीछे जाके देखा, फिर उसको अप्लाई किया, तो लगभग लगा कि हाँ, ये कुछ साइंटिफिक बातें कर रही है। ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह, इनकी बातें ठीक है पूरी तरह वीके स्माइल, लेकिन ब्रह्म कुमारी कई सारी चीजें हैं जो मैं
क्या बोलते हैं आपका प्रैक्टिकली उसके साथ सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ इनके विचार मुझे अच्छे लगे और उसके बाद मैंने फिर आगे रिसर्च करना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने पहली बार फिलोसफी वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिलोसफी में बहुत सारे जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, वेद उपनिषद की कुछ बातें मैंने पढ़ना स्टार्ट की। तो वेद उपनिषद बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। जो बाहर हमारे पास है वो उसमें से काम की बातें कम है, फालतू की बातें ज्यादा लोगों ने फैलाई हुई है। गीता की बातें, गीता तो खैर हमेशा रिलीवेंट रही है, तो कई सारी बातें है ना, बुद्ध धर्म, बौद्ध की बातें पढ़ना स्टार्ट की। तब जाकर के उसके बाद उसको पढ़ा, फिर मैंने फिर अपने हिसाब से सोचा उसको क्या सही है क्या गलत है, और आज भी सोच ही रहा हूं। मैंने कहा ना, बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का मतलब होता है हमेशा चिंतन मनन करना कि वास्तव में जो कहा गया है कहाँ तक सही कहा गया है, कहाँ तक, तो ये चिंतन मनन हमेशा चलते रहना चाहिए। और दूसरा फिर उसका एक्सपीरियंस, चिंतन मनन से काम नहीं चलेगा, तो उसका फिर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन इसके पहले मैं कभी करता ही नहीं था, तो मैं कैसे बताऊं उसके फायदे है कि नुकसान है। उससे किताबों में पढ़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं करना स्टार्ट किया। और डेफिनेटली उसके बाद मेरा मन इतना शांत रहता है आज की डेट में, मुझे 10 गाली भी कोई आके देगा, ठीक है, तो जनरली मैं जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूं जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो। अभी उस लेवल पे भी नहीं हूं कि बुद्ध टाइप के बन गया हूं। बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक करके कोई चला गया था, उसने चुपचाप रुमाल निकाली, पोछा और अपना फिर से प्रवचन देने लग गए थे। तो बुद्ध उस स्थिति में थे। और बुद्ध बनना आसान, बहुत कठिन काम नहीं, आसान ही है, बस धीरे से उसको प्रैक्टिस, क्योंकि अच्छी चीजों को मैंने कहा ना प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम आज की डेट में, मेरी मानसिक स्थिति क्या होती है, जनरली शांत रहती है ना। घर में अभी एक आध चीजों को छोड़ करके, क्योंकि घर जो क्लोज होता है उसको जल्दी आदमी गुस्सा हो जाता है, पब्लिक पे उतना गुस्सा नहीं है। बॉस बॉस पे गुस्सा नहीं कर सकते, तो गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम करते हैं, है ना। गुस्सा मतलब नेचुरली देखेंगे तो एक गुस्सा ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का एक पार्ट होता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। लेकिन अच्छे से अच्छे गुस्से वाले लोग भी जब उसका बॉस डांटता है तो उसके ऊपर गुस्सा होता है क्या? वो नहीं होता है ना। अपने घर में पापा मम्मी को देख लो, पापा के बॉस डांटते होंगे, पापा गुस्सा बॉस पे नहीं होते होंगे, बाहर आके भले फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, बात अलग है। लेकिन वही जब पापा दूसरे के सामने अपने जूनियर है तो ठीक है, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। तो गुस्सा हमारा आता नहीं है, हम करते हैं। चॉइस होती कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अपने को कंट्रोल करना है। तो चिंतन में ना फिर एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो मैं इसलिए ये डायरी लेके आज जानबूझ के आया हूं, ताकि तुम लोग विश्वास करो कि वास्तव में इससे कुछ फायदा होता है या तो। लेकिन मैंने कहा भाव से लिखना पड़ेगा, तब जाकर के फायदा होगा। और मैंने कहा ना, सिर्फ पढ़ने लिखने, जिससे को हम लोग भाग्य बोलते हैं, तो भाग्य बना बनाया नहीं आया तुम्हारा, है ना। भाग्य ये आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बस मैंने कहा आपको क्या करनी पड़ेगी, सिर्फ वैचारिक लेवल पे, सोच लेवल पे हर चीज में अच्छा देखने और अच्छा सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। जो पुराने जन्मों के कर्म है ना, इसको भी मान लो तो ज्यादा ही अच्छा है। कि आज यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आया 2 थप्पड़ मार के चला गया, तो सोचो कि पिछले कुछ मेरे पुराने जन्मों का कर्म रहा होगा, जो निपटा के बराबर करके। बुद्ध ने ये कहा है खुद से कि जब वो आदमी थूक करके गया उसके मुंह पर, तो उसके शिष्य ने पूछा, आनंद क्या नाम था उस शिष्य जो हमेशा उसके साथ, आनंद था शायद, तो हमें उसने पूछा कि सर आपको, गुरुदेव आपको गुस्सा नहीं आया क्या करके। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, इसका मतलब कोई आएगा मेरे मुंह पे थूक के जाएगा, उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे एक लास्ट कर्मा का हिसाब किताब बाकी है। ये बुद्ध ने खुद कहा हुआ है। तो बुद्ध जैसे ज्ञानी व्यक्ति, जो उनको परमात्मा का जो अनुभव था, उन्होंने जब इतनी गहरी बात बोल दी है कि कर्मों का हिसाब किताब होता है। आज हम जहां पैदा हुए उसमें हमारा कोई चॉइस है क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के घर पैदा हुआ, राजयोग लिखा था, पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, है ना। यदि कोई गरीब घर में पैदा होता है, उसके लिए भी उसको धन्यवाद देना, अपने ही कर्मों के हिसाब से हम कहाँ पे पैदा होना है निर्धारित होता है। तो कभी ये सोचो कि मैं गरीब घर में पैदा क्यों हो गया,
ये भी नहीं सोचना है, वो भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें क्या मिला इस जन्म में। लेकिन आगे का जो भविष्य वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड है ना। अंबानी के जो बच्चे है ना, धीरू भाई अंबानी की इज्जत ज्यादा की जा सकती है, बाकी मुकेश और उनकी इज्जत करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी में जो मेहनत करके कमाया है इन्होंने, इनके कर्म अच्छे थे, उनके घर में पैदा हो गए। स्ट्रगल तो धीरू भाई अंबानी ने किया, स्ट्रगल तो धीरू भाई अंबानी ने किया। तो कर्मों के हिसाब से तो जब भी कोई गलत भी चीज होती है तो मान के चलना कि मेरे कुछ, जैसे मैंने आज से 10 साल पहले यहाँ पे किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, ठीक है, बिलासपुर में ही, नाम नहीं बताऊंगा। तो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। तो उस समय मतलब मैं अंदर से टूट गया था कि कैसे लोग होते हैं दुनिया में, क्योंकि मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। तो बाद में अब समझ में आया कि वो मेरे पिछले जन्मों का कुछ कर्म रहा होगा। 1 साल उसके साथ में जैसे तैसे टीका, फिर उसके बाद तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, और कसम खाई कि फिर इस तरीके की गलती लाइफ में नहीं करना है। तो पिछले हो गए उसको सीखो, आगे बढ़ो, यही जीवन होता है। तो भाग्य हमेशा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने विचार की जितनी प्योरिटी रख सकते हो, जितने विचार को शुद्ध रख सकते हो, उतना ही आपका भाग्य जो है, क्योंकि मेहनत तो करना है, लेकिन मेहनत से हर चीज मिलता तो बात अलग थी। कुछ चीजें भाग्य, लेकिन भाग्य बना बनाया नहीं आया हुआ है, आपके सोच पे डिपेंड करता है। और भाग्य का मतलब सिर्फ आपकी सोच है। मैंने कहा ना, किसी के बारे में गलत थॉट निकले, तुरंत उसको क्या कर दो, वहीं पे उससे माफी मांग लो। गलत थॉट क्रिएट हुआ उसके लिए, उसके पास जाके मांगने की जरूरत नहीं है। बस किसी, जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं, जो भी आपके मेन आपके हेड होंगे, ठीक है, उनको कनेक्ट करो और उसके बाद सीधा उनसे माफी मांग लो। बाई मिस्टेक फलाना के लिए मेरे दिमाग से, मेरे मन से गलत थॉट क्रिएट हो गया, और उसका तुरंत उसको 2-4 दुआएं दे दो। यदि कुछ गलत किया तो भगवान से ही प्रार्थना कर लो कि भगवान उसको बुद्धि दे, अक्कल दे, है ना। कभी होता है ना आपका, जो कि आपको कोई 2-4 गाली दे दिया, तो आपको तुरंत क्या करना है, उसको तुरंत रिएक्ट ना करके अंदर से बोलना कि भगवान उसको 2-4 अच्छे से बुद्धि दे, ज्ञान दे, इतना ही बोल करके उसको क्या कर देना है, इग्नोर करके निकल जाना है। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आदत डालोगे तो आपका भाग्य भी क्या होगा, कभी आपका भाग्य धोखा नहीं देगा, हम हमेशा भाग्य भी आपका साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि सिलेक्शन लेना है या जीवन में सफल होना है किसी भी फील्ड में, अभी तो आईएएस बनना है आप लोग को, तो मेहनत के साथ साथ, जिसको हम लोग किस्मत बोलते हैं। और किस्मत कैसे अच्छी बनेगी, जब आपकी सोच और विचार लेवल पे आप प्योरिटी रखोगे। भूल करके भी किसी के लिए गलत थॉट क्रिएट मत करो। हो गया, तुरंत उसको अंदर ही अंदर माफी मांग लो कि बाई मिस्टेक, जैसे भिखारी लोग आते हैं, है ना, कभी कभी कार में तुम अंदर से ना चाहते हुए भी निकल जाता है, या तो दो खुश होकर के, या फिर कम से कम कोई बात नहीं, आगे चले जाओ, प्यार से बोल दो, है ना। हम लोग जनरली क्या होता है कि कभी तो है जेब में तो मन किया तो दे देते हैं, और कभी कभी या बच्चे है तो उसी को गाली देने लगेंगे, या फिर कोई एजेड है या जो भी है, तो इतनी उम्र हो गई, इतने शरीर अच्छा खासा दिख रहे, तो भी तुम क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे, बोल देते। तो उसको भले समझाना, प्यार समझा दो, बट बददुआएं मत दो उसको भी, क्योंकि वो भी अपने किस्मत कर्मों के हिसाब से, भाई मिस्टेक तुम भी भिखारी हो सकते थे, लेकिन अच्छे घर में पैदा हो गए, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का क्या है, फल है। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही क्या कर रहा है, जीवन जी रहा है। उसको समझ नहीं है, कर्मों को अच्छा किया जा सकता है समय के साथ, लेकिन अभी भी वो सुधरा नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान है ना। इसलिए बुद्ध ने क्या कहा है, सभी समस्याओं का कारण अज्ञानता है, इग्नोरेंस। बुद्ध का स्टेटमेंट है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इग्नोरेंस। सभी समस्याओं का कारण क्या है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। आज जो भी तुम्हारे पास कोई भी जो प्रॉब्लम आना, मैंने कहा ना, परिस्थितियां आना ये स्वाभाविक है ना। परिस्थितियां आपकी कभी भी आपके हिसाब से बेकार नहीं आएंगी, यदि आप सोच लेवल पे प्योरिटी को फॉलो करते हैं। ये हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि हमारी जो सोच बन गई है उसको चेंज करना इतना आसान अभी नहीं होगा। बचपन से बहुत सारी चीजें कि हमारा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, ये सिखा देते हैं। 90% घरों में आज भी अपना धर्म अच्छा है वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म खराब है सिखाना गलत है।
है ना। अपने धर्म की उतनी इज्जत करो जितने दूसरे धर्म की उतनी ही इज्जत करो, सर्वधर्म समभाव लेकर के चलो। तो ये पॉजिटिव चीज है। हर चीज में कुछ, मैंने कहा ना, हर चीज में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है। तो आज के लिए इतना याद रखना है कि आपको कुछ भी होता है तो उसके लिए बस क्या करना है कि परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, इतना भी दिमाग में डाल लो, ठीक है। और जैसे ये दिमाग में थॉट आएगा तो क्या होगा, जो गुस्सा है या जो लगेगा कि जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो आदत डाल दोगे तो फिर अपने आप वो, या कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी आएगी तो वो तुरंत, हाँ कुछ होगा, परमात्मा की मर्जी है, ठीक है, सोच करके आप उसको क्या कर लोगे, वहां से निकल जाओगे। यदि कहीं पे कुछ बड़ा घर में होता है, कोई मौत भी होती है, तो उसको, यदि आपको ज्ञान है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, हर कोई जानता है, गीता में ये हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है कि नहीं। जैसे मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि जब मैं मरूं तो मेरी जो अर्थी है वह बैंड बाजा और गाने बजाने के साथ निकालना। क्यों? क्योंकि शरीर मर रहा है, आत्मा तो नया जीवन ले रही है। यदि आत्मा नया जीवन ले रही है तो नया अच्छा जगह कहां से कब मिलेगा, जब खुश होकर के आत्मा क्या होगी, विदा होगी। आ रही बात समझ में? ये मैंने लिटरली अपने बच्चों को बोल रखा है, यदि मैं मरूं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि शरीर मर रहा है, आत्मा नया जन्म लेने वाली है। तो डेफिनेटली यदि दुखी होकर विदा करोगे तो आत्मा भी दुखी होकर विदा होगी कि मेरे मरने के कारण से मेरा परिवार क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो खुश होकर विदा हो पाएगी क्या? या तो मानते हो तो पूरा मानो, नहीं मानो तो, अभी सब चीजें मानने वाली। कांड ने भी कहा कि भाई, जब कांड से पूछा गया कि भगवान होता है कि नहीं होता है, तो बोला कि मैं नहीं जानता। उसने कहा कि ये हमारे ज्ञान की सीमाओं से परे है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये दावा करना कि भगवान है, ये भी गधेपन की निशानी है, और भगवान नहीं है ये कहना भी गधेपन की निशानी है। इसलिए कांड ने सीधा जवाब क्या दिया कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसको कहा था अज्ञेयवादी कहा जाता है, एग्नोस्टिक कहा जाता है, कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आत्मा के बारे में पूछा, आत्मा होती कि नहीं होती है, तो उसने कहा कि इस बारे में भी नहीं कहा जा सकता, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन फाइनली उसने कहा कि नैतिकता बनाए रखने के लिए समाज में, कांट ने कहा कि समाज में नैतिकता की स्थापना के लिए, नैतिकता की स्थापना के लिए हमें ये चीज मान के चलना ही पड़ेगा कि ईश्वर होता है, और दूसरा आत्मा वगैरह भी क्या होती है, होती है। ईश्वर होता है क्यों मान लिया उसने? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर से आपका क्या रहेगा, नैतिकता तभी बनी रहेगी जब ये रहेगा कि हाँ कोई ऐसा है जो आपको देख रहा है ना। और आत्मा का अस्तित्व इसलिए जरूरी है कि ये दिमाग में रहेगा कि कर्म का सिद्धांत, कि कल के दिन में यदि आज जो हमने गलत किया, अगला जन्म जो हमें मिलेगा ना, ये गीता में तो कहा ही है। वर्तमान जो 19वीं शताब्दी के कांड जैसे जो प्रसिद्ध दार्शनिक है, चिंतक है, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत को मानने में कोई बुराई नहीं है। प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन मानने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए जीवन में ये चीज अभी से मान लो, अच्छा है कि ईश्वर का अस्तित्व, बस ये मानना है कि सभी धर्मों के ईश्वर एक है, गॉड इज वन। कोई अल्लाह बोलता है, कोई ऐसे करके, अब क्रिश्चियनिटी में आपका गॉड बोल देता है, बस है आपके एक ही है। और दूसरा कर्म का सिद्धांत जो आत्मा के हिसाब से ट्रांसफर होता है। जो आज आप कर्म कर रहे हो, है ना, आज जो तुम जी रहे हो वो पुराने जन्मों पहले के कर्मों का फल है, और अब जो कर्म कर रहे हो वो वर्तमान आत्मा के कर्म है। तो उसके हिसाब से आपका भविष्य और आने वाला समय। और कर्म का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है फिर से, कर्म का मतलब आपकी सोच, ये आपका मेन कर्म है। आपके जो विचार है वो मेन कर्म है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम बाहर अच्छा अच्छा करते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर विचार आपके गलत चल रहे हैं। तो कर्म तो अच्छे दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन विचार अच्छे नहीं चल रहे, तो मेन कर्म आपके कौन से हो गए,
यहाँ जो चल रहा है वो हो गए, बाहर दिख रहा है वो नहीं होंगे। तो फल किसका मिलेगा? जो ये विचार है, ये जो सही विचार है तो आपको सही फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सोच या विचार है वो क्या है? एक ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो सोच रहे वो क्या है? आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी मैंने कहा ना, एनर्जी का रूल्स लागू होता है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती न ही नष्ट होती, उसके एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो जो सोच रहे हैं हम लोग वही एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में क्या हो गया? चला गया, एक वेव्स के रूप में चला गया, थॉट्स एनर्जी के रूप में चला गया, और वो इस यूनिवर्स में मौजूद है। आपने गाली दी, गाली मौजूद है। दुआएं दी लोगों को, दुआएं मौजूद है। आ रही बात समझ में? दोनों ही मौजूद है। और फिर बाद में वही गाली कहां से रिफ्लेक्ट होकर टकरा करके फिर से आपके पास आएगी। उस समय सोचो कि कहां से किसने गाली देके क्यों चला गया, तो तुमने ही कभी कहीं किधर से दिया होगा किसी को, वही आपसे फिर से वापस, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आना ही आना है। जैसे यहाँ पे हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो चालू करेंगे एफएम, तो यहाँ पे इस कमरे में ही आपके 98.3 फ्रीक्वेंसी के वेव्स भी अवेलेबल है। उसी को ट्यूनिंग चेंज करेंगे तो 94 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, 103 पॉइंट समथिंग सबके, तो अलग अलग रेडियो की वेव्स यहां पर अवेलेबल है, एक साथ अवेलेबल है। अब आप किसको ट्यून कर रहे हो, वही वहां पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करेगी और 98.3 एफएम चलने लगेगा, या फिर 94 पॉइंट समथिंग एंड 103 पॉइंट समथिंग फ्रीक्वेंसी वाला एफएम चलने लगेगा। मतलब यहां पर गाली के वेव्स भी मौजूद है, और आपका पॉजिटिव जो दुआएं दिया आपने उसकी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। अब किस फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है उस समय, वो उसके हिसाब से फिर आपके ऊपर या तो अच्छी चीजें आएंगी या फिर बुरी चीजें आएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको मान लोगे जितने जल्दी, है ना, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोग को बता रहा हूं, जितने जल्दी मान लोगे उतना ही क्या होगा? दिमाग में शांति रहेगी। दिमाग में क्या रहेगी? आपकी शांति। और शांति रहेगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि एक घंटे में, पूरी 24 घंटे में 60,000 से 80,000 विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। कितने पैदा होते हैं 24 घंटे में? मतलब एक मिनट में आपके जो निकालेंगे तो लगभग कितने थॉट्स आएंगे? एक मिनट में निकालोगे तो निकालो मैथ्स के हिसाब से कि 24 घंटे में 80,000 मान लो, 24 घंटे में 80,000, तो एक मिनट में कितना आएगा? निकालो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जल्दी निकालो जल्दी। 24 घंटे में 80,000 थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, 80,000 विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो 1 आवर में निकालो, तो 1 आवर में कितने आ जाएंगे? तो 24 से डिवाइड करो, और फिर एक मिनट में निकालोगे तो उसके बाद जो आ जाएगा उसको 60 से डिवाइड कर देना, यही होगा ना। तो उसको 60 भी कर दो तो एक मिनट में निकल आएगा। तो एक मिनट में कितने विचार आपके दिमाग में आते हैं कैलकुलेट करके निकल जाएगा ना, 20-30 कुछ आएंगे आपके। तो इस तरीके से एक मिनट में इतने सारे विचार आपके चलते रहते हैं। तो उन विचारों पे कंट्रोल फिर धीरे धीरे होगा। एक तो मेडिटेशन के थ्रू होगा, और फिर पॉजिटिव सोच के थ्रू अपने आप विचार क्या हो जाएंगे? कम होना। क्योंकि फालतू थॉट्स को आप क्या करोगे? रिप्लेस करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे भी किसी के बारे में सुनते ही कोई, जैसे इनको देखा, अच्छे थॉट्स आ गए तो ठीक, गलत थॉट आए तुरंत रिप्लेस कर दो कि नहीं बहुत अच्छी शोभा है ना। शोभा क्या है आपकी? हो सकता है अंदर विचार कुछ और आ रहे हो, लेकिन तुरंत रिप्लेस करो। 10 बार बोलोगे तो अपने आप विचार भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं गाड़ी ड्राइव करने निकलता हूँ, खास करके हाईवे पे या कभी बाहर जाना लंबे टूर में, तो एक विचार हमेशा दिमाग में तुरंत आता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसे कार पे बैठता हूँ और गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ, तो एक विचार नेचुरली सबके में आता होगा कि क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो एक्सीडेंट ना हो जाए। एक जैसे ये विचार आता है तुरंत उसको मैं क्या करता हूँ? वहीं पे दबा देता हूँ, और ऑल इज वेल बोल करके सेफ जर्नी, अपने आप को सेफ जर्नी का क्या दे देता हूँ? खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी दे देता हूँ। और फिर उस ड्राइविंग के दौरान कभी भी वो थॉट आने नहीं देता मैं, राइट। और इवन मैं सोशल मीडिया या कहीं पर भी इस तरीके की नेगेटिव चीज दिखती है
तो मैं उसको पूरा देखता नहीं हूँ, क्योंकि यदि मैं बहुत ज्यादा देखूंगा एक्सीडेंट वाले, वो दिमाग में घुस ही जाएगा। तो इसलिए इनटेक करते समय भी कि आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, ये आपके क्या, जैसे हम खाना अच्छा खाते हो तो शरीर अच्छा रहता है। तो शरीर के अच्छा रखने के लिए आपको क्या चाहिए? मेरे हिसाब से दो चीज बहुत जरूरी है: प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम। प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम ना। कि यदि ये आपके आपके साथ है तो शरीर आपका क्या रहेगा? ठीक रहेगा, है ना। उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जोड़ लो भाई। तो सुबह उठ करके 1 घंटा कम से कम शरीर के लिए ना। एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना या बहुत ज्यादा रामदेव बाबा टाइप का योगा करना नहीं होता है। अपने शरीर को थोड़ा सा मसल्स रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत हाथ पर हिला लो, उतना ही आपके एक्सरसाइज के लिए, शरीर के लिए ठीक रहने के लिए काफी है ना। हम सोचते हैं ना कि एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना पड़ेगा या फिर दौड़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा सांस फूलने लायक काम करना है थोड़ा सा, है ना। सबसे अच्छी दौड़ना माना जाता है। यदि आपके पास कुछ नहीं तो घर में ही दौड़ लो। थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे होनी चाहिए। और जो शरीर अकड़ जाता है पढ़ते पढ़ते, लेटे लेटे, वो मसल्स आपकी क्या हो जानी चाहिए? फ्री हो जानी चाहिए। उतना ही एक्सरसाइज आपके लिए काफी होता है। तो शरीर को ठीक रहने के लिए तो ये हो गया आपका। और मन को ठीक कैसे रखोगे? तो मन को ठीक रखने के लिए आपको, जो इसके लिए डाइट वाली जो बात है, खाने वाली बात है, यहाँ पे क्या होता है? जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका खाना है। जब दिन भर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये आपका क्या होगा? मन का खाना हो गया। तो आप नेगेटिव चीजें देख रहे हो तो नेगेटिव ही चीजें दिमाग में आएंगी। मन आपका हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। सुन रहे हो नेगेटिव, तो इसलिए कोशिश करो कि जब भी कोई सोशल मीडिया पे या टीवी पे या कहीं पर भी कुछ भी नकारात्मक चीजें देखे, तुरंत उसको क्या कर लो? वहां से आगे बढ़ जाओ। क्योंकि तुम लोग एक पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ये सोच लो कि हाँ, इस टाइप की चीजें हमारे सिलेबस में कहाँ पर काम आएगी, वो थोड़ा बहुत सोच सकते हो, लेकिन उसको डूबना नहीं है। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि एक्सीडेंट वाले देख रहे थे, एक्सीडेंट वाले ही वीडियो देखते रहते, दर 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 आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो कई लोग को मैंने देखा है कि वही देख रहे हैं कि देखो कैसे एक्सीडेंट हो गया, और उसके बारे में सोच भी रहे, कमेंट भी कर रहे हैं। तो जब इतना ज्यादा तुम उसको देखते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा भी एक्सीडेंट होना तय है। क्योंकि तुम खुद उसको क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। एक्सीडेंट को देख देख के बाद बार बार आप क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें मानसिक या मन को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छे दोस्त बनाए। अच्छे दोस्त का मतलब जो आप पॉजिटिव ही बात करते हो। नेगेटिव वाले बहुत सारे मिलेंगे। आईएएस की तैयारी मत करो, बहुत कठिन होता है, ये तो हर आसपास तुम्हारे लोग रोज ही बोलते होंगे। ठीक है, ऐसे रिश्तेदारों से भी दूर रहो जो आपको हमेशा टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब उनसे लड़ाई मत करो, उनसे बस दूरी बना लो। भगवान उनको अकल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, बस इतना ही उनको वाइब्रेशंस देते रहो। उनके बारे में भी गलत नहीं सोचना है, क्योंकि उनकी अपनी समझ है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग समझ है। हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से ही बात करता है। जैसे मेरे दो बेटे, एक 14 साल का, एक 8 साल का है। तो 8 साल वाला अपनी समझ के हिसाब से बात करता है, और 14 साल वाला अपनी समझ के हिसाब से बात करता है। तो दोनों के विचार में और क्या बोलते हैं उसके एक्शंस में अंतर तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति की समझ, हर व्यक्ति के क्या है, अपनी अलग अलग है। तो उसको कभी हमको क्रिटिसाइज, यदि कोई उसके विचार गलत लग रहे हैं तो उसको बोलो कि भगवान, ये गलत काम कर रहा है सामने वाला, तो उतना ही दो कि भगवान उसको अक्ल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। उतना ही देख करके अपना काम, ये नहीं कि उसके लिए फिर 10 ठो गाली निकालना स्टार्ट कर दिए। कैसा व्यक्ति है, अक्ल तक नहीं है, समझ तक नहीं है। तो वो फिर हम अपने कर्म क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो उसके प्रति। तो हम अपने कर्म फिर खराब क्यों करें? है ना, हमने थॉट क्रिएट किया, मतलब हमारे कर्म क्रिएट हो गए। तो जबरदस्ती उसको प्रति नेगेटिव थॉट क्रिएट करके फिर हम अपने नए कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई हमारे बारे में वैसे क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि वहां पे उसके बारे में सिर्फ इतना कि भगवान उसको क्या दे? सद्बुद्धि दे। है ना, आरती में आता है ना, आता है कि सद्बुद्धि वाला आरती वर्ती में कई जगह पे वर्ड आता है। तो हम इतना ही कर सकते हैं।
एनीवे तो ये सब चीजें इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं पढ़ाई के कारण से, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा उसको क्या करना है, फॉलो करना है ना। मैं बोला हूं इसलिए मानना नहीं है, खुद एक्सपेरिमेंट करो, 1 महीने तक डायरी लिखो, डायरी तो जितना लिख सकते हो लिखते रहो, है ना। साइकोलॉजी में 21 दिन का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, साइकोलॉजी में एक स्टडी है, यदि हम किसी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो फिर हमारी आदत बन जाती है। मतलब 21 दिन तक लगातार दारू पियोगे तो दारू पीने की आदत लग जाएगी, और गंदी आदत जल्दी लगती है, अच्छी आदत लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो 21 दिन दूध पियोगे तो फिर तब जाके दूध अपने आप आदत लग जाएगी कि, तो हमें क्या करना है, कम से कम रेगुलर लिखते रहो। 21 दिन तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखते रहो जब तक कि लगे कि जीवन भर लिखते रहो। डायरी लिखने में, और लिखना कब है, तो सोने के पहले लिख लो और एक सुबह उठने के बाद, दोनों समय लिखने की आदत डाल दो। सोने के उठने के बाद दिन भर आपको पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। सोते समय भी क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारी चीजें चलते रहती है। साइकोलॉजी में फ्रायड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है कि हम जो है, सिगमंड फ्रायड है, जो हमारा मन है, हमारे मन के 3 हिस्से है। सिर्फ हमारा जो चेतन मन है वो सिर्फ हमारा 10% है। चेतन मन समझ रहे हो, कॉन्शियस माइंड, 10% हमारा सिर्फ क्या है, चेतन मन, जिसके प्रति हम लोग जागरूक है, कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है आपके जो है 10% है। फिर उसके बाद है सब कॉन्शियस, अवचेतन मन, ये लगभग 45 से 50% हमारा क्या है, आपका जो है, आपका या 40% के आसपास जो है आपका, 40 से 50% क्या है आपका जो है, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड है। और उसके बाद फिर से 40 से 50% तक लगभग हमारा होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस। तो चेतन का मतलब, जब भी जैसे तुम लोग यहां बैठ के मुझे सुन रहे हो, वो चेतन मन हुआ, सोच रहे विचार रहे हो, जिसके बारे में तुम जागरूक हो। अवचेतन में क्या होगा कि कुछ चेतन मन में विचार आए लेकिन हम उसको दबा देते हैं ना। जैसे भी किसी का समोसा खाने का मन कर रहा होगा लेकिन क्लास चल रही है, तो 1 घंटा 2 घंटे तक वो क्या करेगा, जब तक क्लास चल रही तब तक उसको दबा के रखेगा। तो वो कहाँ चला गया, आपका अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो वो इच्छा फिर से बाद में कहीं ना कहीं क्या होगी, आपके व्यवहार को प्रभावित करेगी करेगी। अचेतन है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी हमें होती है, बहुत कई सालों से दबी हुई भावनाएं अंदर दबी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से, तो हमारा जो चेतन मन है वो तो बहुत कम है, इसलिए हम बोलते हैं ना, हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन बुरा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो चेतन रूप से कर रहे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो, उसके बारे में नहीं सोचते हम लोग। तो जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं आईएएस की तैयारी करता था, तो मुझे जहां तक याद है कि अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं लगभग सिर्फ ऊपर 10% ही कॉन्फिडेंस था, बाकी 90% दिमाग में ही चलता था कि नहीं होगा। वही हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। कारण बहुत सारे थे उसके नहीं होने के भी, लेकिन बाहर से हम लोग भले बोलते थे कि हो जाएगा, लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, तो सिर्फ 10% ही कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन 90% अंदर से पता था कि, अंदर चल रहा था कि नहीं होगा। और अंदर मेरे ये भी चलता था कि नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना ही चलता था कि कुछ नहीं तो कुछ पढ़ा लिखा। जब मैं उस समय ट्यूशन पढ़ाता दिल्ली में, मैं अपने खर्चे निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, तो दिमाग में इतना ही आता था कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कुछ ट्यूशन व्यूशन क्लासेस से अपना जीवन चला लेंगे। तो फाइनली मैं किस फील्ड में आ गया, मेरा कैरियर किस फील्ड में बना, टीचिंग फील्ड में ही बना। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ आज की डेट में, तो ये जो फ्रायड ने कहा है सही कहा है कि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा क्या चल रहा था,
कि नहीं होगा सिलेक्शन तो नहीं हुआ सिलेक्शन, और ट्यूशन क्लासेस या ये सब ले करके पढ़ा उढ़ा करके क्या कर लूंगा मैं। और ऐसे लोग मेरे संपर्क में भी आते गए। जब मैं 2000, ठीक है, 2 में जिनके साथ मेरा जो मैं रूममेट बने मेरे मेरे सीनियर, वो उन्होंने पहली बार कोचिंग क्लास डाली, आज ठीक ठाक है, धर्मेंद्र सोशियोलॉजी करके, वो मेरे रूममेट थे। और उनका स्टार्टिंग में जब उन्होंने कोचिंग स्टार्ट की, रूम से स्टार्ट थी, कमरे से स्टार्ट की थी, और स्टार्टिंग में शुरुआत में मैं ही देखता था स्टार्टिंग 2002 में। तो धर्मेंद्र सोशियोलॉजी करके मारोगे, दिल्ली के एक फेमस टीचर है सोशियोलॉजी के, राइट। तो वो मेरे रूममेट थे, बड़े भाई के समान है, और बहुत सारी चीजें मैंने उनसे भी सीखी है। तो मेरे संपर्क में भी कौन लोग आते गए, ऐसे लोग आते गए अपने आप, और उनके संपर्क में आए तो जितने कोचिंग टीचर्स थे मेरे संपर्क में आ गए। तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो अंदर से पिछले 5-10 सालों से चल रहा था, उसके हिसाब से मेरा आसपास का एनवायरनमेंट भी है ना। मैं इसलिए मैंने कहा ना कि ये चीज जो मैं बता रहा हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मैं किसी किताब या किसी बुक या किसी बाबा या बाबा ने ये मुझे नहीं बताया, मैं अपने अनुभव का विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि फाइनली जो मेरे अंदर अनकॉन्शियस, ये तो मैंने पढ़ लिया, फ्रायड ने ऐसा कहा था, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई ठीक ठाक, क्योंकि मैंने शुरू में साइकोलॉजी ऑप्शन भी सोचा था, तो ठीक ठाक पढ़ रखा है मैंने, ठीक है। तो साइकोलॉजी, तो अंदर मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा था, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे पढ़ा करके ही आगे जीवन चलाऊंगा। तो मेरा जीवन किससे चल रहा है, पढ़ा करके ही चल रहा है। इसके अलावा दूसरा काम मुझे नहीं आता है, पढ़ना पढ़ाना ही आता है। तो इस तरीके से मेरा सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट होते गया। सोचो, अब जबकि मैं तैयारी स्टार्ट की थी मैंने 2000 के आसपास, 99-2000 में स्टार्ट किया था मैंने तैयारी। और 2 सालों बाद मेरे टच में कौन आए, जिन उनके साथ रूममेट के रूप में रहना स्टार्ट किया हुआ। कोचिंग सबसे उनका टाइम खत्म हो गया, तो उन्होंने पहली बार कोचिंग स्टार्ट की थी, उन्हीं के साथ मैं जुड़ा रहा, आज भी मेरे फैमिली फ्रेंड है। आ रही बात समझ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रूफ करती है कि हम जो सोचते हैं, है ना, बाहर जितना सोच रहे उससे ज्यादा अंदर क्या चल रहा है दिमाग में, वो भी आपके आगे आने वाले समय को क्या करता है। यदि अंदर चल रहा है कि एक्सीडेंट होगा तो होगा ही होगा, ठुकेगी गाड़ी कहीं ना कहीं। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स है तुरंत उसको लोग ऑल इज वेल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सेफ जर्नी रहेगी, तुरंत उसको रिप्लेस कर दो। आगे बस समझ में। तो ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग भी फॉलो मत करो, एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर। मैंने कहा ना, किसी की बात को आंख मूंद के मानना नहीं है, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। उसको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, खुद पे करो। और फायदा क्या होगा, तो मानसिक शांति पहले मिलने स्टार्ट होगी, और मानसिक शांति मिल गई तो जीवन में सब मिल गया। हर कोई यहाँ पे क्या चाह रहा है दुनिया में, सुकून से मानसिक शांति के साथ रहना चाह रहा है। लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं हम लोग कि बड़ी गाड़ी आएगी तो खुश रहूंगा, बड़ा घर मिलेगा तो खुश रहूंगा। लेकिन वो चीज मिलने के बाद भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि खुशी हम अंदर से ढूंढनी पड़ती है। खुशी जो है आपका अंदर ही है, बाहर है ही नहीं। क्योंकि बाहर तो अनंत डिजायर्स है, अनंत डिजायर्स है, इच्छाएं इतनी है कि हम खुश हो ही नहीं सकते हैं। तो डिजायर्स को संतुलित रखना है, उतनी ही डिजायर्स रखो जितने आपको अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। फालतू की डिजायर से कोई मतलब है नहीं। इच्छाओं को जितना सीमित करके रखोगे, उतना ही खुशी आपके साथ साथ में रहेगी। क्योंकि इच्छाएं, मैंने कहा ना, अनंत। मरने के पहले भी रतन टाटा भी जब मरे होंगे तो एक इच्छा लेके मरे, काश एक आध काम और कुछ कर लेता। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो ये चीज ध्यान रखनी। एनीवे, आज पढ़ने वाले क्या थे हम लोग, फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फॉरेस्ट रिपोर्ट में आ जाओ। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पढ़ेंगे वैसे तो, बस थोड़ा देर में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में हो जाएगी। आज मैं सोच के आया था तुम लोग को कुछ काम, जीवन के ज्ञान की बातें दे के आऊंगा करके। और इन फ्यूचर आगे भी मुझे इसी में जाने का सोच रहा, मतलब तुम लोग को तो पढ़ाते रहूंगा ही बट फ्यूचर जो मेरा अगला टारगेट है वो इसी फील्ड में जाने का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज तुम लोग के साथ ही एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था, ठीक है, कि तुम लोग मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो कि
सुन तो रहे थे, और मानते हो कि नहीं मानते हो ये आने वाला समय बताएगा। और मानने के बाद कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम भी बताओगे कि हाँ इससे फायदा होता है कि, तो उससे मुझे केस स्टडी के रूप में बनाने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोग इसको क्या करना है, प्रैक्टिकल में खुद पे अप्लाई करो, और उसके बाद मुझे बताना है कि हाँ इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। होता है तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है, फिर नया रिसर्च करेंगे। ठीक है, चलिए फॉरेस्ट रिपोर्ट में आते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या वन सर्वेक्षण, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के रूप में निकाला जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। और इसका मुख्यालय है देहरादून। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, देहरादून में, राइट। ठीक है, तो देहरादून में है इसका मुख्यालय। हर 2 साल में यह रिपोर्ट जारी करता है। ये आपका जो है प्रति 2 वर्ष में। पहली रिपोर्ट आई थी आपकी 1987। तो पहली रिपोर्ट आपकी जो है 1987 में जारी किया था, तब से लेकर के अब तक हर 2 साल में क्या होती रिपोर्ट जारी करता है। आ गई बात समझ में। तो अभी जो रिपोर्ट आई है वो कौन से नंबर की है, 18वें नंबर की है। 2025 में नेक्स्ट आएगी 18वीं रिपोर्ट 2023 में। तो पहले तो याद रखना है। दूसरा, इस रिपोर्ट में वनों को जो है, चलो आगे, ठीक है। ये जो वन रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको वृक्षों के घनत्व के आधार पर या वनों के घनत्व के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। ये सीजीपीएससी में इस साल क्वेश्चन आया था मेंस में। 3 कैटेगरीज बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, on the basis of density of forest, there is a 3 categories classified, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। पहला है सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा है घने वन, डेंस फॉरेस्ट। और दूसरा है खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला वेरी डेंस का मतलब है जहां पे वृक्षों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ ट्रीज, वृक्षों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ ट्रीज, ये होता है 70% से अधिक, ग्रेटर देन 70%। तो उसको क्या कहा जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में रखा जाएगा। आया समझ में, कि जिनमें वृक्षों का घनत्व ग्रेटर देन 70% है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, आपका जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट में रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जो है डेंस में 40 से 70%,
इसमें डेंसिटी ऑफ ट्रीज कितना होगा, 40 to 70% होगा। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, डेंस में। और 10 से 40 है तो उसको रखेंगे ओपन फॉरेस्ट में। ओपन फॉरेस्ट में तो 3 कैटेगरीज बनाई गई है, और बाकी 10% से कम है तो उसको झाड़ियां कहते हैं। इसी में झाड़ियों का मतलब हो जाएगा, ये 3 तो हो ही गए, 3 के अलावा 10% से कम है, लेस देन 10% है, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी झाड़ियां कहलाएंगी। झाड़ियां इंग्लिश वर्ड है श्रब्स। तो अदर कैटेगरी में कौन सा हो गया, एक ये हो गया आपका, और बाकी जो है जहां पे बिल्कुल वन नहीं होते उसको गैर वन क्षेत्र कहते हैं। तो 3 मेन कैटेगरी है, अदर्स में ये 2 अलग से नाम दिए गए। श्रब्स का मतलब हो गया जहां पे 10% से कम वृक्षों का घनत्व हो, और जहां पे बिल्कुल भी जो है नॉन फॉरेस्ट रीजन, नॉन फॉरेस्ट एरिया, जहां पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो सबसे पहले 3 कैटेगरी याद रखनी है आप लोग को। सीजीपीएससी मेंस में इस बार ये क्वेश्चन आया था, सीजीपीएससी मेंस में। अब आते हैं हम लोग वृक्षों के घनत्व के बारे में, ये हो गया। चलिए आगे, यहां तक हो गया, सबका क्लियर हो गया, पॉइंट एकदम इजी है। अब आते हैं कि कब कब कितने परसेंटेज हमारे यहाँ वनों का क्षेत्रफल है। तो टोटल देखो यहां पर क्या है कि एक होता है वन आवरण। वन आवरण का मतलब है फॉरेस्ट कवर्ड, और एक है वन प्लस वृक्ष आवरण। फॉरेस्ट प्लस ट्री, दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉरेस्ट बताया था, फॉरेस्ट किसको कहते हैं, दोज जोग्राफिकल एरिया इन विच वेरियस काइंड ऑफ या वेरियस नंबर ऑफ ट्रीज आर फाउंड, है कि नहीं। तो उसका हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट हो गया। और ट्रीज में जो, जैसे आप सड़कों के किनारे पेड़ है, आपके घर में का पेड़ होगा, है कि नहीं, तो ये भी कवर किए जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन प्लस वृक्ष। आई ना बस समझ में। फॉरेस्ट तो हो गया जहां पे एक साथ कई सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, वो फॉरेस्ट हो गया। और ये जो रोड के किनारे आपके घरों में और इधर उधर जो बिखरे हुए खेत खलिहान में मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ट्रीज में रखेंगे। तो ये दोनों डेटा एक अलग अलग दिया हुआ है। तो वैसे तो परसेंटेज पूछता है, पर क्षेत्रफल भी याद रखना है। तो वन आवरण है हमारा जो है 715,343 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हिंदी में। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये है 21.76%। 21.76 पूरे जोग्राफिकल, भारत के जोग्राफिकल एरिया का ना, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन से ढका हुआ है, क्वेश्चन आएगा तो, है ना। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन बताएगा, शाश्वत बताओ। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इतना है, राइट। इसका कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है हमारा आज की डेट में, 21.76% है। होना कितना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए बेटर है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और पर्यावरण या पारिस्थितिकी दृष्टि से, पारिस्थितिकी दृष्टि से सब कितना होना चाहिए आपका जो है, पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण कितना होना चाहिए,
33% होना ही चाहिए 1, लेकिन है कितना हमारे पास 21.76 है, मतलब कम है। समझ गए। वृक्ष आवरण कितने हैं इसमें दोनों मिला के अलग से देखेंगे तो कुल हो जाएगा आपका 827 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हो जाएगा 25.17%। 1 प्लस वृक्ष लेंगे तो कितना परसेंट हो गया आपका 25.17%। आगे बस समझ में। केवल वृक्ष निकालना है तो फिर इनको माइनस कर दो, या अलग से लिखना है तो लिख लो। ओनली वृक्ष कितने, ऐसे तो पूछेगा नहीं, केवल वृक्ष, केवल ट्री, ओनली ट्री, ट्री कवर्ड एरिया कितना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 112,014 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। तो पहला तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत वन से ढका है, तो 21.76 इतना किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है आपका जो है। और ये थोड़ा सा 2021 की तुलना में, है ना, 2021 की तुलना में कितना बढ़ा है वन आवरण, तो आपका 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम बढ़ा है, वृद्धि हुई है। समझ में आया। 2021 की तुलना में देखेंगे, इन कंपैरिजन टू 2021, फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीजेस बाय 156 स्क्वायर किलोमीटर। आई बस समझ में। तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है ना। कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ेगा ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोग फॉरेस्टेशन पे जोर दे रहे हैं। हालांकि कटाई भी ज्यादा हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का डेटा कम नहीं आएगा, बढ़ के ही आएगा। ठीक है। वो आने वाले 25 में, अभी आने वाला ही होगा 25 में। वृक्षों में भी वृद्धि दिखाई हुई है, 1298, सॉरी 1289, 1289 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना बढ़ा है, तो आपका ट्रीज जो बढ़े हुए 1289 स्क्वायर किलोमीटर, ये बढ़े हुए, और दोनों मिला देंगे तो टोटल वृद्धि हो जाएगी आपके जो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितना बढ़ा, तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर। तो वृद्धि हुई है आपकी जो है। चले आगे। तो ये डेटा चेंज हो जाएगा 2025 में, तो इसी को अपडेट कर लेना और कंपेयर कर लेना 2023 और 25 का। अब उसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से, फॉरेस्ट कवर्ड राज्य कौन कौन से आपके जो है। तो सबसे ज्यादा है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ आपका। तो हम तीसरे नंबर पर है। और 1%, ये तो हो गया क्षेत्रफल, और 1% का मतलब होता है ना, फॉरेस्ट परसेंटेज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि उस राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन है ना। 1% का मतलब हो गया कि जैसे छत्तीसगढ़ है, तो पूरे छत्तीसगढ़ का एग्जैक्ट डेटा तो नहीं कर सकता, लेकिन 46% या 46 पॉइंट समथिंग परसेंट पे क्या मिलता है, फॉरेस्ट कवर्ड है। तो सबसे ज्यादा किसका है 1%, तो लक्षद्वीप का है। छोटा सा है, इस कारण से लक्षद्वीप का है 91.33% फॉरेस्ट कवर्ड है। उसके बाद सेकंड नंबर है मिजोरम। मिजोरम का है 85.34%। और फिर है आपका अंडमान निकोबार का
अंडमान निकोबार, ये आपका 81.62%। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट, कितना एरिया में फॉरेस्ट फैला हुआ है। और उसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? पूरे भारत का, सॉरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में कितना स्क्वायर किलोमीटर वन है, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो छत्तीसगढ़ का परसेंटेज कितना निकलेगा? 46 के आसपास है ना, अप्रोक्स इसका होगा आसपास। तो सेम चीज यहाँ पर 1% का मतलब उस राज्य या उस यूनियन टेरिटोरी का कितना प्रतिशत वन से ढका हुआ है। तो सबसे ज्यादा वन से ढका प्रतिशत कौन सा है आपका? लक्षद्वीप में है। राज्य में देखेंगे तो मिजोरम में है, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। आ गई बस समझ में? तो एक तो ये पॉइंट याद रख लो। उसके बाद 33% से अधिक आवरण वाले राज्य, 19 राज्य है। 33% से ज्यादा, ग्रेटर देन 33% वाले कितने राज्य है? 19 राज्य है। सबसे कम वाले कौन से है? तो सबसे कम है हरियाणा में। हरियाणा में होगा आपका 1 पॉइंट समथिंग परसेंट, बहुत कम है लिस्ट। सबसे कम है हरियाणा में 3.63%। फिर सेकंड नंबर पे है पंजाब 3.67%। और फिर है राजस्थान 4.86%। ये सबसे कम वन क्षेत्रफल, 1% वाले, क्षेत्रफल भी इन्हीं में कम मिलेगा। और उसके बाद दादर नागर हवेली भी है। दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों एक, ये आपका है इसमें 5.47%। तो केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन कम है। यूनियन टेरिटोरी में कहाँ पे सबसे कम है? तो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव में। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसके बाद गुजरात का नंबर है, गुजरात में भी फॉरेस्ट कवर कम है, 7.57% है। आ गई बस समझ में? और सबसे, ये तो परसेंटेज वाला हो गया। क्षेत्रफल के आधार पे देखेंगे तो कम क्षेत्रफल वाले राज्य, तो कम क्षेत्रफल में पंजाब हरियाणा, हरियाणा पंजाब सेम है आपका। उसके बाद दिल्ली आ जाता है। क्षेत्रफल में देखेंगे तो हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। नहीं, इसमें ना राज्य में ही आ जाएंगे पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब, इन राज्य की बात करें तो। ठीक है, सबसे कम है तो हरियाणा में है, ये 1584 स्क्वायर किलोमीटर। और पंजाब का है 1849 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन दिल्ली और गोवा का इससे भी कम है, सॉरी दिल्ली और चंडीगढ़ का इससे भी कम है। चंडीगढ़ का मात्र 20 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर है। तो सबसे कम हो गया चंडीगढ़, फिर सेकंड नंबर पे दिल्ली है जहां पे और भी कम है, 195 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इन दोनों को लेंगे तो सबसे कम कहां पर हो गया? चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। समझ गए ना? ये ध्यान में रखना है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत कल देख लेंगे, आज इतना पढ़ लो, याद कर लो। इंडियन फॉरेस्ट, फिर इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो फिर फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर सॉइल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सॉइल, मिट्टी। तो आज के लिए इतना काफी है। और
तो सिलेबस पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है, और पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है ना। एक ही आदत डाल दो, सिर्फ पढ़ने, और पढ़ने की आदत डाल दो, जीवन में कुछ अच्छा ही करोगे, ठीक है ना। मतलब बाकी से अच्छा ही करोगे। सिर्फ पढ़ने की आदत भी यदि आपके जीवन